चैप्टर 24 प्रायद्वीप में नए राज्यों का गठन और ग्राम विस्तार। नई अवस्था लगभग 300 ईस्वी से 750 ईस्वी तक का काल विंध्य से दक्षिण के प्रदेशों में द्वितीय ऐतिहासिक चरण कहा जा सकता है। इस काल में प्रथम ऐतिहासिक चरण लगभग ईसा पूर्व 200 से 300 ईस्वी तक वाली प्रक्रियाएं चलती रही, किंतु ऐसे कुछ लक्षण भी दिखाई देते हैं जो प्रथम ऐतिहासिक चरण में खास महत्व के नहीं थे। प्रथम चरण में हम दक्कन पर सातवाहनों के तथा तमिलनाडु के दक्षिणी जिलों में तमिल राज्यों के बढ़ते हुए प्रभुत्व पाते हैं। उस काल में उत्तरी तमिलनाडु, दक्षिणी कर्नाटक, महाराष्ट्र का एक भाग तथा गोदावरी महानदी दोआब अपने क्षेत्र से बाहर स्थापित राजनीतिक प्रभुसत्ता को सकारते थे। उनके अपने राज्य नहीं थे। अब इन क्षेत्रों में तथा विदर्भ में भी 300 ईस्वी से 600 ईस्वी के बीच लगभग आधा दर्जन राज्य उदित हुआ, जिनका पता सदी के आरंभ तक कांची के पल्लव, बादामी के चालुक्य और मदुरई के पांड्य ये तीनों प्रमुख राज्यों के रूप में उदित हुए। प्रथम ऐतिहासिक चरण में विविध शिल्पियों का उद्भव हुआ, आंतरिक और विदेशी व्यापार बढ़ा, सिक्कों का व्यापक प्रचलन हुआ और नगरों का बड़ी संख्या में उदय हुआ। द्वितीय चरण में आकर व्यापार, नगर और सिक्के तीनों का ह्रास प्रतीत होता है। ब्राह्मणों के लिए करमुक्त भूमि का अनुदान भारी संख्या में दिखाई देता है, जो इस चरण का प्रमुख लक्षण है। भूमि अनुदानों से ये सिद्ध होता है कि अनेक नए क्षेत्र खेती में और लोगों को बसाने में लगाए गए, अतः इस काल में कृषि अर्थव्यवस्था में कहीं अधिक विस्तार हुआ। इस चरण में हम ब्राह्मण धर्म की जय मात्रा भी देखते हैं। प्रथम चरण में हमें आंध्र और महाराष्ट्र दोनों प्रदेशों में बड़े बड़े बौद्ध स्मारक मिलते हैं। कई गुहा अभिलेख शायद इस बात का संकेत देते हैं कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म भी तमिलनाडु के दक्षिणी जिलों में फैले थे, लेकिन अब जैन धर्म सिमटकर कर्नाटक में ही रह गया था। सामान्यतः सारे प्रायद्वीपीय में राजाओं द्वारा किए गए वैदिक यज्ञों के उदाहरण भारी संख्या में पाते हैं। इस अवस्था में तमिलनाडु में पल्लवों और कर्नाटक में बादामी के चालुक्यों के शासन में शिव और विष्णु के प्रस्तर मंदिरों का निर्माण भी आरंभ हुआ। द्वितीय चरण में प्रवेश करते ही दक्षिण भारत महापाषाणों का क्षेत्र नहीं रह गया और इस चरण के अंत आते आते हम ऐसी गतिविधियां देखते हैं जिसने इसे मंदिरों का क्षेत्र बना दिया। शासक वर्ग और साक्षर वर्ग की भाषा में परिवर्तन आया। अगर आंध्र और कर्नाटक में पाए गए अशोक के अभिलेख छोड़ भी दिए जाए तो ईसा पूर्व दूसरी सदी और ईसा की तीसरी सदी के बीच के लगभग सभी अभिलेख प्राकृत भाषा में है। तमिलनाडु में मिले ब्राह्मी अभिलेख में भी प्राकृत के शब्द हैं, किंतु लगभग 400 ईस्वी से इस प्रायद्वीपीय में संस्कृत राजभाषा हो गई और अधिकांश शासन पत्र यानी सनद संस्कृत में ही मिलते हैं। दक्कन और दक्षिण भारत के राज्य उत्तरी महाराष्ट्र और विदर्भ यानी विरार में सातवाहनों के स्थान पर एक स्थानीय शक्ति वाकाटकों ने प्रभुत्व जमाया। वाकाटकों ने जो स्वयं ब्राह्मण थे, ब्राह्मणों को खूब भूमि अनुदान दिए। इन अनुदानों का प्रमाण उनके द्वारा जारी किए गए अनेक ताम्र पत्रों में मिलते हैं। इन्हीं ताम्र पत्रों से वाकाटक प्रकाश में आए। वे ब्राह्मण धर्म के महान पक्षधर थे। उन्होंने अनेकों वैदिक यज्ञ किए। उनका राजनीतिक इतिहास जितना दक्षिण भारत के लिए महत्वपूर्ण है, उससे अधिक उत्तर भारत के लिए है। ये बताया जा चुका है कि कैसे चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी बेटी प्रभावती का विवाह वाकाटक राज परिवार में कराया और उस राज घराने की सहायता से ईसा की चौथी सदी के अंतिम चरण में शक क्षत्रपों से गुजरात और उससे संलग्न पश्चिमी भारत के हिस्से जीते। सांस्कृतिक दृष्टि से वाकाटक राज्य ने ब्राह्मण धर्म के आदर्श और सामाजिक संस्थाओं को दक्षिण की ओर बढ़ाने में सेतु का काम किया। वाकाटकों के बाद चालुक्यों का प्रभाव बढ़ा। उन्होंने 757 ईस्वी तक लगभग 200 वर्ष दक्कन और दक्षिण भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। उसके बाद उन्हीं के सामंत राष्ट्रकूटों ने उन्हें अपदस्थ कर दिया। चालुक्य लोग अपने को ब्रह्मा, मनु या चंद्र के वंशज मानते थे। उन्हें इस बात का गर्व था कि उन्हीं के पूर्वजों ने अयोध्या में राज किया, परंतु इसका उद्देश्य सिर्फ वैधता और प्रतिष्ठा अर्जित करना था। वास्तव में प्रतीत होता है कि वे स्थानीय कन्नड़ जाति के थे, जो ब्राह्मणों के आशीर्वाद से क्षत्रिय
की पंक्ति में बैठा दिए गए थे। चालुक्यों ने 6ठी सदी के आरंभ में पश्चिमी दक्कन में अपना राज्य कायम किया। अपनी राजधानी उन्होंने वातापी यानी आधुनिक बादामी में बनाई, जो कर्नाटक के बीजापुर जिले में स्थित है। बाद में वे कई स्वतंत्र राज घरानों में बट गए, परंतु उनका मुख्य घराना वातापी में 200 वर्षों तक राज करता रहा। इस काल में दक्षिण में कोई भी अन्य शक्ति उतनी महत्वपूर्ण नहीं हुई जितना बादामी का चालुक्य राज्य। इसके बाद उत्तर मध्यकाल में विजयनगर का राज्य ही उतने महत्व का निकला। प्रायद्वीपीय के पूर्वी भाग में सातवाहनों के अवशेष पर कृष्णा गुंटूर क्षेत्र में इक्ष्वाकुओं का उदय हुआ। लगता है कि वे कोई स्थानीय जनजाति थे और अपने वंश की प्राचीनता दिखाने के लिए उन्होंने अपने वंश का नामकरण इक्ष्वाकु कर लिया। वे नागार्जुन कोंड और धरनी कोटा में अनेक स्मारक छोड़ गए हैं। उन्होंने कृष्णा गुंटूर क्षेत्र में भूमि अनुदान की प्रथा चलाई। वहीं उनकी अनेक ताम्रपत्र सनदें पाई गईं। इक्ष्वाकुओं को अपदस्थ कर उनकी जगह पर पल्लव आए। पल्लव शब्द का अर्थ है लता और ये शब्द टुंडाई का रूपांतरण है जो लता का ही वाचक है। स्वभावतः पल्लवों की स्थानीय जनजाति थी जिसमें टुंडाई नुडू अर्थात लताओं के देश में अपनी सत्ता स्थापित की, लेकिन उन्हें पूरा सभ्य और ग्राह्य बनने में कुछ समय लगा, क्योंकि तमिल भाषा में पल्लव शब्द का अर्थ डाकू होता है। पल्लवों का अधिकार दक्षिण आंध्र और उत्तरी तमिलनाडु दोनों पर था। उन्होंने अपनी राजधानी कांची, आधुनिक कांचीपुरम में बनाई, जिस नगर में उन दिनों मंदिरों और वैदिक विद्या का केंद्र खड़ा हो गया था। पल्लव वंशियों का आरंभ में कदबों से संघर्ष हुआ। कदबों ने 4ठी सदी में उत्तरी कर्नाटक और कोंकण में अपनी सत्ता कायम की थी। वे ब्राह्मण होने का दावा करते थे। उन्होंने अपने बधु बांधवों को उदारतापूर्वक पुरस्कृत किया। कदम्ब राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। कहा जाता है कि वो पढ़ने के लिए कांची आया, पर वो अपमान के साथ वहां से निकाल दिया गया। इस अपमान से दुखी होकर कदम्बों के सरदार ने जंगल में अपना शिविर बनाया और संभवतः जंगली जनजातियों की सहायता से पल्लवों को हराया। अंततः पल्लवों ने हार का बदला लिया, परंतु फिर भी मयूर शर्मन को औपचारिक रूप से राज्य चिन्ह देकर उन्होंने कदम्बों की राजसत्ता को मान्यता दे दी। कहा जाता है कि मयूर शर्मन ने 18 अश्वमेध यज्ञ किए और ब्राह्मणों को असंख्य गांव दान में दिए। कदम्बों ने अपनी राजधानी कर्नाटक के उत्तरी केनड़ा जिले में वैजयंती या बनवासी में बनाई। पल्लवों के दूसरे महत्वपूर्ण समसामयिक गंग थे। उन्होंने 4ठी सदी के आसपास दक्षिणी कर्नाटक में अपना शासन कायम किया। उनका राज्य पूरब में पल्लवों के राज्य और पश्चिम में कदम्बों के राज्य के बीच था। वे पश्चिमी गंग या मैसूर के गंग कहलाते थे, क्योंकि पूर्वी गंग इनसे भिन्न थे और वे 5वीं सदी से कलिंग में शासन करते थे। अधिकांश काल तक पश्चिमी गंग पल्लवों के सामंत रहे। उनकी सबसे पहले की राजधानी कोलार में थी, जहाँ सोने की खान होने के कारण इस राजवंश का उत्थान आसान हुआ होगा। पश्चिमी गंग राजाओं ने भूमि अनुदान अधिकतर जैनों को दिया। कदम्ब राजाओं ने भी जैनों को दान दिया, पर वे ब्राह्मण की ओर अधिक झुके थे। पल्लवों ने बहुत सारे कर्मों ग्राम दान अधिकांश ब्राह्मणों को दिए। हमें आरंभिक पल्लवों के 16 भूमि अनुदान पत्र प्राप्त मिलते हैं। उनमें से कुछ जो अधिक पुराने लगते हैं पत्थर पर प्राकृत भाषा में खुदे हैं, लेकिन अधिकांश संस्कृत भाषा में ताम्र पत्रों पर खुदे हैं। जो गांव ब्राह्मणों को दिए गए वे राज्य को मिलने वाले सभी करों से और बेगार यानी श्रम कर से मुक्त थे। इसका अर्थ हुआ कि वे सभी पावने दानग्राही ब्राह्मण अपने भोग के लिए वसूल सकते थे। 4ठी सदी के एक पल्लव अनुदान पत्रों में ब्राह्मणों को दी जाने वाली उन मुक्तियों या सुविधाओं की संख्या 18 तक पहुंचा दी गई है। वे भूमि कर चुकाए बिना, बेगार दिए बिना, नगर के राजकीय अधिकारी को रसद पहुंचाए बिना और राजकीय सिपाही और एजेंटों द्वारा किसी हस्तक्षेप के बिना अनुदान की संपत्ति का उपभोग कर सकते थे। पल्लव, कदम्ब, बादामी के चालुक्य और उनके अन्य समसामयिक शासक वैदिक यज्ञ के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ किए, जिससे न केवल उनके राजा की हैसियत को वैधता मिली और प्रतिष्ठा बढ़ी,
बल्कि पुरोहित वर्ग की आय में काफी वृद्धि भी हुई। इस प्रकार ब्राह्मण किसानों के बूते पर संपन्न वर्ग में आ गए, क्योंकि एक ओर वे किसानों से सीधे कर वसूलते थे और दूसरी ओर प्रजा से राजा द्वारा वसूले गए राजस्व की राशि में से भी दान दक्षिणा के रूप में अच्छा खासा अंश प्राप्त कर लेते थे। यद्यपि 300 ईस्वी और 750 ईस्वी के बीच की अवधि राज्य के गठन और कृषि विस्तार की दृष्टि से उस प्रायद्वीप में अत्यंत ही महत्वपूर्ण रही, फिर भी इस विषय में बहुत कम जानकारी मिलती है कि चोल, चेर और पांड्य राज्यों के पतन के बाद प्रायद्वीपीय के सिरे वाले क्षेत्र में क्या हाल हुआ। एकमात्र महत्वपूर्ण घटना है छठी सदी में कलभ्रों के नेतृत्व में हुआ विद्रोह। इसका असर पल्लवों पर तथा उनके समकालीन पड़ोसियों पर पड़ा। कलभ्रों को दुष्ट राजा कहा गया है। उन्होंने अनेक राजाओं को उखाड़ फेंका और तमिल क्षेत्र पर अपना कब्जा जमा लिया। उन्होंने बहुत सारे गांवों को ब्राह्मणों को मिले भ्रमदेह अधिकारों को खत्म कर दिया। लगता है कलभ्र बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, क्योंकि उन्होंने बौद्ध विहारों को संपोषण किया था। कलभ्रों का विद्रोह इतना व्यापक हो गया था कि उसको पांडवों, पल्लवों और बादामी के चालुक्यों के संयुक्त प्रयास से ही दबाया जा सका। ऐसा कहा जाता है कि कलभ्रों ने चोल, पांडे और चेर राजाओं को बंदी बना लिया। इन सबों से यही प्रकट होता है कि इस विद्रोह ने विशाल रूप धारण कर लिया था और तमिल देश के बाहर इसका असर पहुंचा। अनुदान में दी गई भूमियों पर ब्राह्मणों के अधिकार को खत्म करने के लिए कलभ्रों के विरुद्ध इन राज्यों को एकजुट होने का अर्थ ये है कि ये विद्रोह दक्षिण भारत के तत्कालीन समाज पर और राजनीतिक व्यवस्था के खिलाफ उठा था। कलभ्र विद्रोह से पता चलता है कि 300 ईस्वी से 500 ईस्वी के बीच ब्राह्मणों को कुछ भूमि दान सुदूर दक्षिण के राजाओं ने दिए थे। संगम ग्रंथों में कहा गया है कि राजा वीरता के लिए योद्धाओं को गांव देते थे। इन भूमि दानों के फलस्वरूप पल्लवों के अधीन तीसरी सदी के अंत से दक्षिण आंध्र और उत्तरी तमिलनाडु में कृषि विस्तार को बढ़ावा मिला होगा। संभवतः सुदूर दक्षिण के कुछ राज्यों में भी ये प्रक्रिया चली होगी। पल्लव चालुक्य संघर्ष 6ठी सदी से 8वीं सदी तक प्रायद्वीपीय भारत के राजनीतिक इतिहास का मुख्य आकर्षण है कांची के पल्लवों और बादामी के चालुक्यों के बीच प्रभुसत्ता को लेकर संघर्ष। इस संघर्ष में तीसरे दल के रूप में पांडे भी उलझ गए थे, पर वे कमजोर थे और उनका राज्य तमिलनाडु और तिरुनेलवेली जिले में था। यद्यपि पल्लव और चालुक्य दोनों ब्राह्मण धर्म के समर्थक थे और दोनों ने वैदिक यज्ञ किए और ब्राह्मणों को अनुदान दिया, तथापि दोनों के बीच लूटपाट, प्रतिष्ठा और क्षेत्रीय संसाधनों को लेकर झगड़े हुए। दोनों ने कृष्णा और तुंगभद्रा के द्वाब पर प्रभुत्व जमाने की चेष्टा की। उत्तर मध्य काल में ये द्वाब विजयनगर और बहमनी राज्यों के बीच झगड़े का कारण बन गया। बार बार पल्लव राजाओं ने तुंगभद्रा नदी पार करने की कोशिश की, जो नदी अनेक राज्यों और सुदूर दक्षिण के बीच प्राकृतिक ऐतिहासिक सीमा थी। ये संघर्ष कभी इस करवट कभी उस करवट करते लंबी अवधि तक चलता रहा। इस लंबे संघर्ष के क्रम में पहली महत्वपूर्ण घटना परम प्रसिद्ध चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय 609 से 642 के शासन काल में घटी। इसके बारे में जानकारी उसके ऐहोल अभिलेख से मिलती है, जिसमें उसने उसके दरबारी कवि रवि कृति द्वारा रचित उसकी प्रशस्ति यानी गुण वर्णन उत्कीर्ण है। ये प्रशस्ति उस काल की काव्य कला का उत्कृष्ट नमूना है और अतिरंजनों के बावजूद पुलकेशिन की जीवनी जानने का मूल्यवान स्रोत है। अभिलेख बताता है कि उन कदंबों की राजधानी वनवासी को अपने अधीन कर लिया और कर्नाटक के गंग वंशियों को अपनी प्रभुत्व स्वीकार करने पर मजबूर किया। उसने नर्मदा के किनारे हर्ष की सेना को हराकर उसे दक्कन की ओर बढ़ने से रोक दिया। पल्लवों के साथ लड़ते लड़ते ये पल्लव राजधानी के पास तक पहुंच गया, परंतु पल्लव ने पुलकेशिन द्वितीय को अपना उत्तरी प्रांत देकर उसके साथ संधि कर ली। पुलकेशिन द्वितीय ने 610 ईस्वी के आसपास कृष्णा और गोदावरी का द्वाब पल्लवों से छीन लिया। ये द्वाब वेंगी प्रांत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहाँ पर मुख्य राजवंश की एक शाखा स्थापित की गई, जो वेंगी का पूर्वी चालुक्य राजवंश कहलाने लगी। परंतु पल्लवों के राज्य पर पुलकेशिन द्वितीय का दूसरा हमला विफल रहा और पल्लव राजा नरसिंह वर्मन 630 से 668 ईस्वी ने चालुक्य राजधानी वातापी पर लगभग 642 ईस्वी में कब्जा कर लिया।
लिया। उस समय पल्लवों से युद्ध करते हुए पुलकेशिन द्वितीय शायद मारा गया। नरसिंह वर्मन ने वातापी कोंड अर्थात वातापी विजेता की उपाधि धारण कर ली। कहा जाता है कि उसने चोलों, चेरों, पांड्यों और कलभड़ों को भी पराजित किया। 7वीं सदी के अंतिम भाग में इस संघर्ष में ठहराव आ गया, लेकिन 8वीं सदी के पूर्वार्ध में ये संघर्ष फिर जाग उठा। कहा जाता है कि चालुक्य राजा विक्रमादित्य द्वितीय 733 से 745 ईस्वी ने कांची को 3 बार रौंदा। उसने 740 ईस्वी में पल्लवों को पूरी तरह पराजित कर दिया। इसकी विजय ने सुदूर दक्षिण में पल्लवों के प्रभुत्व को समाप्त कर दिया। यद्यपि वो राजवंश उसके बाद भी 100 वर्ष तक वर्तमान रहा, लेकिन चालुक्य राजा पल्लवों पर अपनी विजय का फल अधिक दिनों तक भोग नहीं पाया, क्योंकि 757 ईस्वी में राष्ट्रकूटों ने उनके प्रभुत्व का अंत कर दिया। मंदिर यज्ञानुष्ठानों के अलावा ब्रह्मा, विष्णु और शिव की पूजा लोकप्रिय होती गई। विष्णु और शिव तो और भी अधिक पूजित होने लगे। 7वीं सदी से वैष्णव प्रवर अलवार संतों ने वैष्णव संप्रदाय को फैलाया, तो नैयार संतों ने शैव संप्रदाय को। इस प्रकार 7वीं सदी से दक्षिण भारत के लोगों के धार्मिक जीवन में भक्ति मार्ग प्रमुख हो गए तथा अलवारों और नायन्नारों ने इस मार्ग को फैलाने में बड़ा योगदान दिया। पल्लव राजाओं ने 7वीं और 8वीं सदी में अपने आराध्य देवताओं की प्रतिमा स्थापित करने के लिए बहुत सारे प्रस्तर मंदिर बनवाए। इसमें सबसे प्रसिद्ध है रथ के रूप में 7 मंदिर, जो मद्रास से 65 किलोमीटर दूर महाबलीपुरम में पाए गए। इसका निर्माण 7वीं सदी में नरसिंह वर्मन ने कराया था, जिसने प्रसिद्ध बंदरगाह शहर महाबलीपुरम या मामल्लपुरम की स्थापना की। ये नगर अपने तट मंदिरों के लिए भी प्रसिद्ध है, जो किसी चट्टान को काटकर नहीं बल्कि स्वतंत्र संरचना के रूप में खड़ा किया गया। इसके अतिरिक्त पल्लव राजाओं ने अपनी राजधानी कांची में भी ऐसे कई मंदिरों का निर्माण किया। 8वीं सदी में बना कैलाशनाथ मंदिर इसका अच्छा उदाहरण है। बादामी के चालुक्य राजाओं ने भी 610 ईस्वी के और उसके बाद ऐहोल में अनेक मंदिर बनवाए। ऐहोल में तो मंदिरों की संख्या 70 तक पहुंच गई। मंदिर निर्माण का काम बगल के बादामी और पट्टडकल नगरों में भी जारी रहा। पट्टडकल में 7वीं 8वीं सदी में बने 10 मंदिर हैं। इनमें सबसे अधिक प्रसिद्ध है पापनाथ मंदिर लगभग 680 ईस्वी और विरूपाक्ष मंदिर लगभग 740 ईस्वी। पहला मंदिर लंबाई में तो 30 मीटर है, पर उसका बुर्ज उत्तर भारतीय शैली में बना है और वहाँ बौना व नीचा है। दूसरा पूर्णतः दक्षिण की शैली में बना है और उसका शिखर बहुत ही ऊंचा है। आयताकार और मंजिलों वाला है कि दीवारें रामायण के दृश्यों वाली सुंदर सुंदर मूर्तियों से सजी है। ये ज्ञात नहीं है कि इन आरंभिक मंदिरों का रखरखाव कैसे होता था। 8वीं सदी के बाद से मंदिरों को भूमि अनुदान देने की प्रथा दक्षिण भारत में भी खूब चल पड़ी और प्रायः भूमि अनुदान दीवारों पर अभिलेखित कर दिए गए थे। परंतु लगता है कि मंदिरों का निर्माण और पोषण राजा द्वारा प्रजा से वसूले गए करों से होता था। कर्नाटक में कुछ मंदिर जैन व्यापारियों ने चालुक्य के शासन काल में बनवाए। यद्यपि आम लोग धान और तारी चढ़ाकर अपने ग्राम देवताओं की पूजा किया करते थे, तथापि वे समाज में प्रतिष्ठा पाने और अपने धार्मिक तृष्णा बुझाने के लिए इन मंदिरों में भी चढ़ावा समर्पित करते रहे होंगे। किसानों पर कर भार, युद्ध के लिए कला और साहित्य के विकास के लिए, धर्म के प्रचार प्रसार के लिए और प्रशासन तंत्र चलाने के लिए अपार संसाधनों की आवश्यकता होती है। कहना न होगा कि ये संसाधन किसानों को ही जुटाने पड़ते थे। कृषक समुदाय पर पड़े कर भार का स्वरूप पल्लव राजाओं में भी करीब करीब वैसा ही था जैसा वाकाटक राज्य में। भले ही वाकाटक राज्य विदर्भ और महाराष्ट्र में था, जबकि पल्लव राज्य दक्षिण आंध्र और उत्तर तमिलनाडु में। उपज के एक हिस्से के रूप में लिए जाने वाले भूमि कर के अतिरिक्त राजा अन्न और स्वर्ण के रूप में नजराना ले सकता था तथा गुड़, मदिरा जैसी वस्तुएं निकालने के लिए तार आदि पेड़ों से रस निकलवा सकता था। बेशक गांव की सारी खाने छिपे खजाने निख्यात सिद्धि राजा के होते थे। इसके अलावा
फूल और दूध तथा लकड़ी और घास बिना मूल्य देने वाले गांव वाले बाध्य होते थे। उन्हें बोझ भी ढोना पड़ता था। राजा को विष्ठी अर्थात बिगाड़ यानी मुफ्त में खटाने का अधिकार था। जब कभी राजा के अधिकारी कर वसूल करने या अपराधियों को सजा देने के लिए गाँव में पहुंचते थे या सैनिक अभियान के क्रम में गाँव होकर गुजरते थे, तब गाँव के लोगों को बहुत कुछ करना पड़ता था। उन्हें गाड़ियों के लिए बैल, सोने के लिए खाट, रसोई बनाने के लिए ईंधन, चूल्हा और बर्तन तथा सेवा करने के लिए चाकर देने पड़ते थे। लगानों के इस पूरी सूची से प्रकट होता है कि राजा किसानों से उसके श्रम और उपज का बड़ा भाग लगान के तौर पर वसूल लेता था। उनमें से अधिकांश लगान चौथी सदी के ब्राह्मणों को दी जाने वाली 18 प्रकार की छूटों में शामिल है। बाद में तो किसानों पर और भी कई तरह के लगान थोपे जाने लगा। ग्रामीण विस्तार। गांव के लोगों पर राजा द्वारा लगाए गए इतने सारे लगान इस बात के द्योतक है कि किसानों में इनकी चुकाने की क्षमता अवश्य रही होगी। जब तक कृषि उत्पादन में वृद्धि न हुई हो, तब तक इसकी मूल्य वसूली संभव न होती। इस काल में हमें विंध्य पार क्षेत्रों में नए नए राज्य खड़े हुए दिखाई देते हैं। हर एक राज्य के अधीन कई सामंती राज्य थे, जो एक बड़े राज्य के तहत छोटे राज्य की तरह चलते थे। हर राज्य को, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, खुदसर हो या सामंत, अपनी सेनाएं चाहिए, अपनी कर व्यवस्था चाहिए, अपनी प्रशासन तंत्र चाहिए और काफी संख्या में पुरोहित और अन्य समर्थक वर्ग चाहिए। इसके लिए हर राज्य को संसाधन की आवश्यकता थी। वो ग्रामीण पृष्ठभूमि से ही प्राप्त हो सकता था। अतः ग्रामीण आबादी के विस्तार या मौजूदा गांवों में कृषि उत्पादन में वृद्धि हुए बिना नए नए राज्यों का उद्भव नहीं हो सकता था। लगता है जनजातीय क्षेत्रों में ब्राह्मणों को भूमि दी गई और जनजातीय किसानों ने पशुपालन की उपयोगिता और खेती के उन्नत तरीके इन ब्राह्मणों से सीखे। कुछ इलाकों में जनशक्ति की कमी थी। ऐसे क्षेत्रों की आवश्यकता को चलाते रहने के उद्देश्य से कुछ बटाईदार और बुनकर लोग भी ब्राह्मणों के जिम्मे लगा दिए गए, जैसा कि एक आरंभिक पल्लव अनुदान पत्र से मालूम होता है। इसलिए खेती के नए तरीके फैलाने और ग्रामीण आबादी को बढ़ाने के लिए ब्राह्मणों को दिए गए भूमि अनुदानों की भूमिका महत्वपूर्ण रही। इस काल में दक्षिण भारत में 3 प्रकार के गांव दिखाई देते हैं: डर, सभा, नगरम। उर, सभा, नगरम। उर गांव सबसे अधिक प्रचलित था, जिसमें किसान जातियों के बीच बसते थे और भूमि पर उन लोगों का शायद सामुदायिक स्वत्व था। ऐसा गांव में ग्राम प्रधान का कर्तव्य होता था कि गांव वालों से कर की वसूली करके उनकी ओर से चुकाए। ऐसे गांव अधिकतर दक्षिण तमिलनाडु में पाए जाते हैं। सभा कोटि के गांव में ब्रह्मदेव अर्थात ब्राह्मणों को दिए गए गांव और अग्रहार गांव आते थे। अग्रहार गांव में भूमि पर दान भोगी ब्राह्मणों को व्यक्तिगत स्वत्व होता था, पर उनके कामकाज सामूहिक होते थे। नगरम कोटि का गांव वो होता था जहां व्यापारी और वाणिकों का मिला जुला वास होता था और उन्हीं का दबदबा रहता था। ऐसा गांव स्वभावतः इसलिए बसे क्योंकि व्यापार में गिरावट आई और वाणिक लोग गांवों की ओर चल पड़े। चालुक्य क्षेत्रों में गांव की कार्य व्यवस्था गांव का श्रेष्ठजन करते थे, जो महाजन कहलाते थे। कुल मिलाकर 300 से 750 की अवधि में हम ग्रामीण विस्तार, ग्रामीण संगठन और भूमि के अच्छे उपयोग की अच्छी झलक पाते हैं। सामाजिक ढांचा। हम इस काल में विकसित सामाजिक ढांचे की स्थूल रूपरेखा प्रस्तुत कर सकते हैं। समाज पर राजाओं और पुरोहितों का दबदबा था। राजा लोग ब्राह्मण या क्षत्रिय होने का दावा करते थे, जबकि उनमें कई स्थानीय जातियों का सरदार था, जिन्हें ब्राह्मणों ने दान पाकर द्वितीय वर्ग का दर्जा दे दिया। पुरोहितों ने उन राजाओं की प्रतिष्ठाजनक वंशावलियां गढ़ी और उनका मूल प्राचीन सूर्य और चंद्र वंशों से जोड़ा। इस तरह नए शासकों ने प्रजा की नजर में राजा के रूप में अपनी मान्यता और वैधता स्थापित की। पुरोहितों में अधिकांश ब्राह्मण ही थे, हालांकि जैन और बौद्ध भिक्षुओं को भी इसी में स्थान मिलना चाहिए। 300 से 750 ईस्वी की अवधि में पुरोहितों ने भूमि दान के बल पर अपना प्रभाव और प्रभुत्व जमाया। राजाओं और पुरोहितों के नीचे किसान आते थे, जो अनेकानेक कृषक जातियों में बटे थे। इनमें अधिकांश
जातियां वर्ण व्यवस्था में शूद्र मानी जाती थी। यदि किसान या शिल्पी लोग उत्पादन क्रम में, सेवा क्रम में या दायित्व चुकाने में चूकते थे तो इसे धर्म अर्थात परंपरागत सामान्य नियम से विचलन माना जाता था। ऐसी स्थिति को कलयुग कहा गया है। राजा का कर्तव्य होता है कि वह धर्म की रक्षा करे, अर्थात इस तरह की गड़बड़ी न होने दे और शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाए रखे जिससे राजाओं और पुरोहितों का कल्याण होता रहे। इसलिए वाकाटक, पल्लव, कदम्ब और पश्चिमी गंग राजाओं ने धर्म महाराज की उपाधि धारण की। पल्लव राज्यों के वास्तविक संस्थापक सिंहवर्मन के विषय में कहा गया है कि कलयुग के दुर्गुणों से ग्रस्त धर्म का उन्होंने उद्धार किया। स्पष्टतः इसका इशारा कलभ्र के विद्रोह की ओर था जिसने पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया था। अभ्यास प्रश्न। पहला प्रश्न, निम्नलिखित पदों और धारणाओं का आर्ष स्पष्ट करें। ब्रह्मदेव अधिकार, शिखर, उर, सभा, नगरम, अग्रहार। दूसरा प्रश्न, प्रायद्वीपीय भारत के राजनीतिक इतिहास में 300 ईस्वी से 750 ईस्वी के बीच हुई प्रमुख घटनाओं का वर्णन करें। तीसरा प्रश्न, कांची के पल्लवों और बादामी के चालुक्य के इतिहास का संक्षिप्त वर्णन लिखे। इन दोनों राजवंशों के आपसी संबंधों का वर्णन करें। चौथा प्रश्न, विवेचन करें कि प्रायद्वीपीय भारत में ब्राह्मणों की क्या स्थिति थी। पांचवा प्रश्न, ऐहोल अभिलेख का ऐतिहासिक महत्व क्या है। छठा प्रश्न, प्रायद्वीपीय भारत में 300 ईस्वी से 750 ईस्वी की अवधि में धार्मिक स्थिति क्या थी। इस अवधि में क्या क्या धार्मिक प्रवृत्तियां उदित हुई। सातवां प्रश्न, इस काल में शासक लोग किसानों से क्या क्या पावना वसूलते थे। आठवां प्रश्न, पल्लवों और चालुक्यों की मंदिर वास्तुकला का वर्णन करें। नौवां प्रश्न, प्रायद्वीपीय भारत के बाह्यरैखिक मानचित्र पर पाठ्य पुस्तक में उल्लेखित राज्यों के अधिकार क्षेत्र दिखाएं। साथ ही पाठ्य पुस्तक में उल्लेखित स्थान भी उस मानचित्र में अंकित करें। 10वां और आखिरी प्रश्न, एक समूह परियोजना के अंग स्वरूप उन मंदिरों के चित्र एकत्र करें जिनका निर्माण प्रायद्वीपीय भारत में इस काल में किया गया। इन मंदिरों के वास्तुकला की विशिष्टताओं का अध्ययन करें।